हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं हम लोग। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और कैसे समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, ये पढ़ चुके हैं अच्छी प्रकार से और समझ आ गया आपको, क्योंकि आपके कमेंट बता रहे हैं। तो चलिए आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखो, जैसे नाम से ही पता लगता है कि गोलीय दर्पण गोल होते होंगे। गोल होते होंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को समझने से पहले हम समझते हैं एक प्रकार की सतह। देखिए, मैं यहां एक आकृति बनाई है और इसकी दो सतहें हैं। एक तो ये उठा हुआ भाग, ये वाला, और एक दूसरा ये अंदर वाला भाग। ठीक है बच्चों? तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला जो भाग है, ये इसको इस वस्तु का उत्तल पृष्ठ कहा जाता है। उत्तल पृष्ठ। और जो अंदर वाला भाग है, ये इसको अवतल पृष्ठ कहा जाता है। कहने का मतलब है कि गोलाकार वस्तुओं में दो तरह की सतह होती है, एक अवतल और दूसरी उत्तल। अवतल कौन सी? जो उठा हुआ हिस्सा है, ये अवतल। और जो अंदर दबे वाला हिस्सा है, दबा हुआ हिस्सा है, ये अवतल पृष्ठ। उठा हुआ उत्तल, दबा हुआ अवतल। क्लियर? चलिए इसको तो साफ कर देते हैं। गोलीय दर्पण वे दर्पण जो गोल आकृति के होते हैं, वे दर्पण जिनकी आकृति गोल होती है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो गोल होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कैसे होते हैं दर्पण? वास्तव में ये कांच के खोखले गोले के कटे हुए हिस्से होते हैं। कैसे? सपोज करिए आपके पास ये कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला है जिसे बिल्कुल गोल बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अब ठीक है, लगभग गोल हो गया। इस कांच के खोखले गोले को यहां से काट लिया है, यहां से इसको काट लिया है। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचती है ये आकृति। ठीक, ये जो आकृति बची है, यहां बनाते हैं इसको। आपके पास ऐसी आकृति बची। इस गोले को काटने के बाद हमारे पास जो छोटा भाग है, इसका बड़े भाग को हटा दिया है, छोटे वाला हिस्सा ले लिया है। अब अगर इस कांच के गोले के कटे हुए भाग पर एक तरफ हम पारे या चांदी की कलई कर दें, पारे या चांदी की कलई कर दें, और फिर उसके बाद
उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें ऐसे। तो अब प्रकाश इसके आर पार नहीं जाएगा और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये चमकदार और चमकीला हो जाएगा, चिकना चमकदार हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी कर सकते थे कि ये जो आकृति हमने कांच के खोखले गोले से काट ली है, हमने पारे या चांदी की कलई अंदर वाले हिस्से में कर दी, अंदर वाले हिस्से, और फिर इसके बाद उसके ऊपर कर दिया है लाल ऑक्साइड का पेंट। लाल ऑक्साइड का पेंट, ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं इसका मतलब लाल ऑक्साइड का पेंट। इधर पेंट करने पे जो प्रकाश इधर से आएगा वो इसके आर पार नहीं जाएगा और ये सतह इसकी चिकनी और चमकदार हो जाएगी। ये सतह हो गई चिकनी और चमकदार, चमकदार सतह। और चिकनी और चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस तरह से हमने दो प्रकार के दर्पण बना लिए हैं एक ही आकृति से। एक ऐसा दर्पण बनाया है जिसमें परावर्तन होगा दबे हुए हिस्से में, और दबे हुए हिस्से को बच्चों क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था अवतल पृष्ठ। और दूसरे में परावर्तन होगा उठे हुए हिस्से से, और उठे हुए हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तल पृष्ठ। तो इस तरह से यह दर्पण हो गया उत्तल दर्पण और यह दर्पण हो गया अवतल दर्पण। तो इससे ये क्लियर होता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। बात समझ आई? वे दर्पण जो गोल होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और वास्तव में क्या होते हैं, ये कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ हिस्सा होता है जिसके एक सिरे पर चांदी की कलई या पारे की कलई करके हम उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे उसकी दूसरी सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। और ये पेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक उठे हुए हिस्से पर कर सकते हैं या फिर दबे हुए हिस्से पर कर सकते हैं। तो इस आधार पर दो तरह के दर्पण बनते हैं, उत्तल और अवतल। चलिए इसको लिखेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे। गोलीय दर्पण वास्तव में ये कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा चांदी की कलई करके चिकना और चमकदार बना दिया जाता है, करके दूसरे पृष्ठ को
चिकना व चमकदार बना दिया जाता है। क्लियर? कांच के, खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग होते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम इसे साफ करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। ये नोट कर लिया बच्चों। दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स। ये दर्पण जो बनाया हुआ है ये अवतल दर्पण है। कैसे? परावर्तन किस हिस्से पर होगा? इसके अंदर वाले हिस्से पर। और अंदर वाला हिस्सा कैसा होता है? अवतल पृष्ठ। कैसा होता है? अवतल पृष्ठ। यह है अवतल दर्पण। कैसे बनाया अवतल दर्पण? इसके पीछे वाली सतह पर यानी उत्तल सतह पर इसकी पहले कांच, चांदी की कलई की, चांदी की भी कर सकते हैं, पारे की कलई भी कर सकते हैं, जिससे इसकी अंदर वाली सतह चमकदार और चिकनी हो जाती है। और पीछे फिर कर दिया जाता है चांदी की कलई के ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट, जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, यहीं से परावर्तित हो जाएगा। तो कैसा होता है अवतल दर्पण? वे गोलीय दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के अवतल पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण परावर्तन कहां होगा? इसमें अवतल हिस्से पर, अवतल पृष्ठ। क्लियर? नंबर 2, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दर्पण का उत्तल पृष्ठ ये उठा हुआ भाग होता है। जब परावर्तन उत्तल पृष्ठ से हो तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उत्तल पृष्ठ से होता है तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। वे गोलीय दर्पण
जिनमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उत्तल पृष्ठ से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में चांदी की कलई कहां की गई है? अंदर वाले हिस्से पर, अंदर वाला हिस्सा यानी कि अवतल पृष्ठ, और फिर लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया है, जिससे उत्तल पृष्ठ इसका चिकना और चमकदार हो गया है। जब प्रकाश इस सतह पर गिरेगा तो परावर्तित हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, उसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, या पोल ऑफ मिरर। सो दर्पण के ध्रुव को P से प्रकट करते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में P दर्पण का ध्रुव। क्लियर? नंबर 2, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दर्पण कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया है। कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया है। तो जिस कांच के खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से इसको समझ लेंगे। सपोज करिए ये एक कांच का खोखला गोला है और हमने इस हिस्से से इसे काटा है, दर्पण बना लिया। यहां मध्य बिंदु हो गया पोल, और इस दर्पण की, इस खोखले गोले की त्रिज्या होती है ये दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी उसकी त्रिज्या। तो इस गोले का जो केंद्र है C, इसे इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोले का केंद्र जिससे काटकर दर्पण को बनाया गया है, उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोला पूरा ये, और इससे काट के हमने दर्पण बनाया था, लेकिन केंद्र तो गोले का वहीं रहेगा। इसके बाद ये जो दूरी है केंद्र से पोल तक, केंद्र से ध्रुव तक जो दूरी है,
ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या। केंद्र को पोल तक मिलाने वाली रेखा की लंबाई इसकी वक्रता त्रिज्या। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। उस गोले का केंद्र जिसे काटकर दर्पण बनाया गया है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। सी वक्रता केंद्र है। बात समझ आई? इसे नोट कर सकते हैं आप, इसे पहले नोट कर लें फिर हम साफ करेंगे। वक्रता केंद्र के बाद नंबर 3 वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसे काटकर दर्पण बनाया गया है। तो इस गोले की त्रिज्या कौन सी है? ये यहां से लेकर परिधि तक की दूरी, सी से लेकर पी तक की दूरी, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसे काटकर दर्पण बनाया गया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे छोटे आर स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। क्लियर बच्चों? इसे साफ कर देते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसे काटकर दर्पण बनाया गया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला पॉइंट नंबर 4, मुख्य अक्ष। चलो इसको भी साफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लें इसे पहले। चलो इसको साफ करने के बाद अब देखिए, मान लिया यहां इस पॉइंट पर दर्पण का वक्रता केंद्र है, यह दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक लाइन हम खींचते हैं, क्षैतिज रेखा जो पास होगी कहां से? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से। ये जो लाइन हमने खींची है, ये जो रेखा हमने खींची है, इसको दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या नाम है इसका? दर्पण की मुख्य अक्ष। दर्पण की मुख्य अक्ष, और यहीं
दर्शा देते हैं वक्रता त्रिज्या। क्लियर? दर्पण की मुख्य अक्ष लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? ये फिगर बना लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट, अभिलंब। दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण को मिलाने वाली कोई भी रेखा, जैसे हमने डॉटेड लाइन खींची है, इसे अभिलंब कहा जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के किसी भी सिरे को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। तो यहां अभिलंब क्या है? सीएन। सीएन जो लाइन खींची है हमने, ये अभिलंब है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। क्योंकि यह दर्पण से 90 अंश का कोण बनाती है। दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। चित्र में सीएन अभिलंब है। क्लियर? अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, अगली परिभाषा दर्पण से संबंधित नंबर 6, फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी को हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अलग अलग लेकर परिभाषित करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसे कहते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे साफ करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए पहले अवतल दर्पण में देखते हैं फोकस किसे कहा जाता है। देखिए, जब किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरणें आए और ऐसे टकराए, ऐसे दर्पण से टकराए, तो टकराने के बाद उस तरफ तो जाएंगी नहीं,
ये इस दिशा में ऐसे मुड़ जाएंगी और ये भी। तो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर ये मिलेंगी, टकराने के बाद ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को इस दर्पण का फोकस कहते हैं और F से लिखते हैं इसको, उस दर्पण का फोकस। क्लियर? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं और फोकस से और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे कहेंगे दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं और फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं। क्लियर? चलिए इसको नोट करते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस कहते हैं तथा कैपिटल F से प्रकट करते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रकट करते हैं। क्लियर बच्चों? नोट कर लें आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब उत्तल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी को परिभाषित करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे दर्पण से टकराई, उधर तो जाएंगी नहीं क्योंकि उस तरफ पेंट हुआ है, तो टकराने के बाद वापस, ये भी वापस। आप देख रहे होंगे आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, वो उस तरफ चली गई है, ये इस तरफ आ गई, वो उस तरफ चली गई है और ये
इस तरफ चलिए, ऐसे। तो इन दोनों को पीछे बढ़ा के देखते हैं, इन दोनों को पीछे बढ़ा के देखते हैं। जब इन दोनों को पीछे बढ़ा के देखते हैं तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे यहां से। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों किरणें यहां से चलकर गई, ऐसे वास्तव में नहीं गई है, ना ये वास्तव में यहां मिली, ये यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से ये जाती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण का फोकस होता है, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये स्मॉल एफ दर्पण की फोकस। क्लियर? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। क्लियर? तथा दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर बच्चों? इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक, कैसे गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, उसके नियम, और कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इसको आप नोट कर लें।